सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं और एक खास बात, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। सॉरी इस बार थोड़ा देर में स्वागत किया। खैर, तो हम देख लेते हैं हमारी जो आज का टॉपिक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। समय ना व्यर्थ करते हुए हम बात करते हैं। आज हम मानव में जो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनकी बहुत सारे प्रश्न आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। अब आज मैं आप लोगों को सारी की सारी ग्रंथियों के बारे में डिटेल में बताऊंगा और साथ में हम प्रश्न तो करेंगे ही जैसे हम पहले करते हैं। आप लोग ना मेरे प्रश्नों को लिख लिया करें क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बताते बताते किसी टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बनता है मैं बस वही प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब वो चीज़ें हम नहीं बात करते हैं जो मतलब आप लोग जानते हैं, हर आदमी जानता है। मतलब ऑक्सीजन का क्या फार्मूला है सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का क्या फार्मूला है सब लोग जानते हैं। हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं ना, मुद्दे की बात करते हैं। तो जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, जो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर की, दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रंथि होती है बहिर्स्रावी, एक ग्रंथि होती है अंतःस्रावी। समझना, बहिर्स्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिसे अपना स्राव ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी त्वचा के नीचे मौजूद त्वचा की श्वेत ग्रंथियां। तो जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं इसमें जैसे मान लो ये त्वचा है, त्वचा के नीचे ये आपकी जो ये ग्रंथि हो गई है ना, इस ग्रंथि में पसीना बना, ये पसीना बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बहिर्स्रावी। बहिर्स्रावी का मतलब स्राव सीधे बाहर किसी स्थान पर, बाहर मतलब ये नहीं कि शरीर के बाहर, शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर किसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये बात समझना, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में अपना स्राव ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं, भाई ध्यान रखना। इसलिए बहिर्स्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। और एग्जाम्पल देता हूं आपको, बढ़िया सा शानदार एग्जाम्पल, मिल्क ग्लैंड, यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो, जैसे मान लो स्तनों में दुग्ध का स्राव जो होता है तो ये दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। तो ये दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध बनता है, दूध बनता है। ये दूध सीधे कुंडिका में चला जाता है, यानी एक नलिका के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। जैसे आपने पशुओं में देखा होगा, तो ये चीज़ें जो होती हैं सभी, मतलब जितने भी स्तनपायी एनिमल्स हैं, यानी कि मैमल्स जितने भी हैं, मैमल्स में ये गुण होता है। तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और देखिए हमारा जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के अंदर जो ड्यूडिनम होता है या जो छोटी आंत्र होती है, इस छोटी आंत्र में लीवर जुड़ा होता है, देखा होगा आपने। और आपको मैं एक बात बता दूं, लीवर के अंदर क्या होता है, एक पित्त, लीवर क्या एक प्रकार की ग्रंथि है, पित्त बनाता है और पित्त बनाने के बाद में ये सीधे कहाँ छोड़ देता है, छोटी आंत में। इसका मतलब इसके पास भी पाइप है, यानी इसके पास भी एक नलिका है, इसलिए ये भी नलिका युक्त ग्रंथि, अर्थात ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह से पैंक्रियाज भी, पैंक्रियाज का एक हिस्सा तो जो है वो नलिका के थ्रू क्या करता है, ड्यूडिनम के अंदर जो पाचक रस है उसको छोड़ देता है, पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका मतलब ये भी बहिर्स्रावी ग्रंथि हुई। लेकिन पैंक्रियाज क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि एक हिस्सा इसका क्या करता है, छोड़ देता है। तो अब देखिए तीन प्रकार की नलिकाएं, तीन प्रकार की ग्रंथियां होगी। पहली ग्रंथि कौन सी की, बहिर्स्रावी, यानी जिसको जो अपना स्राव टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए एक नलिका रखती है, ठीक है, उसको तो हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। द ग्लैंड विच हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, इज कॉल्ड एक्सोक्रिनल ग्लैंड, एक्सोक्रिनल ग्लैंड, ओके। तो ये अपना जो सिक्रीशन है ये किसी एक टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाते हैं, ओके, समझ आ गया मेरे ख्याल से। जबकि दूसरी जो होती है ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, वो होती है कौन सी, समझना, उस ग्रंथि को हम कहते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। स्रावी अंदर ही अंदर छोड़ देती है आपको, कि अंदर कहाँ, रुधिर में डायरेक्ट डाल देती है। मतलब ये अपने स्राव को सीधे रुधिर में डाल देती है, इसके पास कोई वाहिनी नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ लैक ऑफ ट्यूब्स, वाहिनी, डक्ट नहीं होती है इसके पास, डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये तो डक्टी ग्लैंड होती है, लेकिन ये जो होती है ना डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी इनमें अपना सिक्रीशन ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती। इसीलिए इनसे हार्मोन बनते हैं। इनमें तो कुछ भी बन सकता है, पसीना बन सकता है, दुग्ध बन सकता है, एंजाइम बन सकते हैं बहिर्स्रावी में, लेकिन अंतःस्रावी में क्या बनेगा, हार्मोन। क्यों भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि से कोई भी हार्मोन निकलता है पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालता है, पूरी की पूरी बॉडी पर इफेक्ट डालता है, समझना। क्यों,
ये थायराइड ग्रंथि होती है एडम्स एप्पल में, आप सब लोग जानते हैं इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है ना। सिरे से बताऊंगा, एक समझा रहा हूं मैं नॉर्मली। तो वो हार्मोन जब ज्यादा बन जाता है तो पूरा शरीर बड़ा होता है। ये थोड़ी है कि ऊपर वाला बड़ा हो जाता है नीचे वाला नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं है, पूरे शरीर में इसका इफेक्ट होता है। या जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो वृषण या टेस्टिस की वजह से जो होता है वो भी पूरे शरीर पर पड़ता है, ऐसा नहीं कि किसी एक खास जगह पे हो। यानी कि इनसे जो स्राव निकलता है ये सीधे ये रक्त में छोड़ देते हैं, यानी इनका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है अंतःस्रावी ग्रंथि का। यहां से शानदार प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर एक समान पड़ता है या संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिर्स्रावी ग्रंथि, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं इसके लिए तो 5 सेकंड भी नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 5 सेकंड देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। मजाक कर रहा था। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि संपूर्ण शरीर में, क्योंकि रुधिर नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अच्छा, तो ये 2 प्रकार की ग्रंथि होगी। अच्छा, तीसरी मैंने आपको कहा था 3 ग्रंथियां होती हैं। एक होती बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी, ओके, मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखा जाता होगा, बहिर्स्रावी यानी एक्सोक्रेनल ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि। और हो गया ये अंतःस्रावी ग्रंथि, ओके। और हो गया मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। अब आपको कि ये क्या चीज है, ये कौन सी ग्रंथि होती है भाई, ये पैंक्रियाज, इकलौती ग्रंथि होती है बॉडी में, 2 in 1 ग्रंथि। आधा हिस्सा इसका बहिर्स्रावी के रूप में काम करता है जब ये पैंक्रियाटिक जूस लेके जाती है, मतलब कि भोजन करते समय यानी पाचन तंत्र के अंदर। लेकिन इसका आधा हिस्सा जो होता है ना, उसमें लेगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं, लेगरहैंस द्वीप कोशिकाएं जिनको बोल देते हैं, लेगरहैंस आइलैंड्स, जिनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा, ओके। तो इनसे इंसुलिन और ग्लूकेगोन नाम का हार्मोन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, कम करके कंट्रोल करता है, समझना, कम करके कंट्रोल करता है। मतलब एक बार अगर आप कुछ खाओगे ना खाना, तो खूब सारी चीनी यानी कि शर्करा आपके शरीर में एक बार तो चली जाएगी, लेकिन उसी समय इससे हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि वो उस चीनी को कम कर देता है, यानी उस शुगर को, शर्करा को कम कर देता है। कम करने की वजह से शुगर कंट्रोल रहती है, ओके। तो जब शुगर कंट्रोल रहती है तो भाई ये तो पूरे शरीर में ही रहती है ना, इसका मतलब क्या है, अंतःस्रावी। तो आधा हिस्सा अंतःस्रावी का काम करता है और आधा हिस्सा बहिर्स्रावी का काम करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि आ जाए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर। लेकिन हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी, सबसे भयंकर अंतःस्रावी ग्रंथि आ जाए तो एडम्स एप्पल, एक कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिखाई देती है, आप सब लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये जो एडम्स एप्पल होता है काफ़ी बड़ा होता है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं होता, लेकिन ग्रंथियों में काफ़ी बड़ा होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक सभी ग्रंथियों के ऊपर। तो समझना, आज का हिस्सा सिर्फ देखने वाला है। सबसे पहली ग्रंथि होती है सर के अंदर, जो हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के समान होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। द ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, तो इसके अंदर से कौन से हार्मोन निकलते हैं। पहली बात तो इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। हाँ, तू क्या कर रहा है, ठीक है, तू ये काम कम कर, तू क्या कर रहा है, तू ये काम ज़्यादा कर, यानी कि ये सबको कम ज़्यादा काम करवाती रहती है। यानी इसमें से 2 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन्स सप्रेसर टाइप के होते हैं और एक हार्मोन जो है स्टिमुलेटर टाइप के होते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन, एक तो उत्तेजित करता है, दूसरा संदमित करता है, ओके। द फर्स्ट हार्मोन इज स्टिमुलेटेड टाइप हार्मोन्स एंड सेकंड टाइप का जो हार्मोन होता है वो सप्रेस टाइप का हार्मोन होता है। समझ गए होंगे आपने मेरे ख्याल से। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। जब आदमी 12 साल का होता है तो यहाँ से एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, पुटिका उत्तेजित हार्मोन। ये क्या करता है, ये वृषणों को, और महिलाओं में क्या होता है, अंडाशयों को प्रेरित कर देता है, एक्टिवेट कर देता है कि हाँ चल अब तू अपना काम चालू कर दे। तो ये दोनों अपना काम चालू कर देते हैं, इनमें शुक्र जनन की प्रक्रियाएं होने लगती है और साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनने लगते हैं, है ना। तो सबसे इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसके जो द्वारा निकला हुआ ये बायोलॉजिकल घड़ी है एक प्रकार की, हमारे शरीर में पता होता है इसको क्या करना है। और इसका भी बाप जो होता है, मतलब इसके ऊपर जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर कहलाता है, क्योंकि वो किस पे कंट्रोल करता है, वो करता है पीयूष ग्रंथि पे। तो मास्टर ऑफ मास्टर अगर आ जाए तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए, अगर ऐसे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ, इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर, या निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर का मास्टर कहलाती है, हेड मास्टर ग्रंथि कहलाती है। उत्तर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उपरोक्त दोनों यानी कि बोथ और नन। इनमें से कौन सा हो जाएगा, आप सब लोग जानते हैं इसमें से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड तो नहीं होगा, इसका उत्तर सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या मास्टर ऑफ मास्टर होती है। लेकिन अगर खाली मास्टर ग्रंथि पूछ ले, मास्टर ग्लैंड,
तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो समझना ध्यान से, है ना। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे आ जाइए तो इसके नीचे ये वाली ग्रंथि आती है, इसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है? एक ही काम है, इससे थायरॉक्सिन, देखो जैसा नाम वैसा इससे निकलने वाला हार्मोन। थायराइड ग्रंथि है ना, तो हार्मोन बना थायरॉक्सिन हार्मोन, हिंदी में आउटो ग्रंथि कहते हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, याद रखना। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारी तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी मेटाबॉलिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको कंट्रोल करता है, जोड़ने और तोड़ने की। तो सोचो अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो आंखें फटी फटी दिखाई देती हैं, आदमी का बॉडी एकदम ऊपर भीमकाय हो जाता है, ये इसकी सक्रियता। और यदि ये निष्क्रिय हो जाए तो शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है। कौन कौन से विकास रुक जाते हैं? शारीरिक विकास रुक जाता है, मानसिक विकास रुक जाता है, विकास, और जो मतलब बौद्धिक विकास तो रुक ही जाता है ना। समझना इस बात को, यानी कि ये वाली जो ग्रंथि है बड़ी काम की ग्रंथि है। यदि किसी की ग्रंथि ये डैमेज हो जाती है बचपन में ही, शुरुआत में ही, या गर्भ के समय अगर इसकी ग्रंथि डैमेज हो जाती है तो आदमी या तो अपंग पैदा होगा, छोटा छोटा साइज का रह जाएगा, उसका मंद बुद्धि पैदा होगा, बुद्धि कम विकसित होगी, या परसेप्शन पावर कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये दिक्कत होती है, तो ध्यान रखना। तो इसीलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन नाम का नमक खाया जाता है, क्योंकि जो आयोडीन खाया जाता है, तो आयोडीन खाया नहीं जाता है, एक्चुअल में नमक में मिला दिया जाता है। हालांकि आयोडीन हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन पहाड़ों पे क्या जो लोग रहते थे उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ करती थी, इसीलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, नमक में आयोडीन मिला के देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या सभी के अंदर आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है, ये समझने वाली बात है। तो आयोडीन की सहायता से, हालांकि कम मात्रा में आयोडीन की सहायता से हमारा शरीर क्या बनाता है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है। शरीर नहीं, थायराइड ग्रंथि। तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। तो ये हार्मोन पूरी बॉडी पर अपना इफेक्ट दिखाता है। अगर मान लो किसी कारण से ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो आपको हृदय की धड़कन बढ़ी हुई नजर आएगी, मतलब महसूस होगी, है ना। सांस की दर बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये शरीर भीमकाय हो जाएगा समय के साथ। हालांकि कई बार महसूस भी नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो आदमी सुस्त हो जाएगा एकदम, और काफ़ी मतलब मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी, ये बात समझना, शरीर बेडोल हो जाएगा। और एक और बात, यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्रंथि खराब हो जाती है, जिसको डेथ ऑफ थायराइड बोलते हैं। ध्यान रखना, ऐसे में क्या गला सूज जाता है, गला सूज जाता है, घेंगा नाम का रोग हो जाता है, ये इस ग्रंथि की इसके नीचे होती है पैराथायराइड। कौन कौन सी ग्रंथियां हो गई? एक तो होगी थायराइड, दूसरी होगी पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि और पैरा। इससे पहले तो कौन सी होती है? पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, समझना। तीसरे नंबर पे आती है पैराथायराइड यानी पैराथायराइड, पैराथायराइड। इनके नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके हार्मोन इनसे संबंधित ही हैं। ओके, थायराइड से बना थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड से बना पैराथॉर्मोन, ये हार्मोन का नाम है, पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन। ओके, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम के जुगाड़मेंट को करता रहता है, यानी अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के शरीर में डाल देता है। लो जी, ये तो काम खराब हो गया। अगर हड्डियों में कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाएगा। तो यहाँ से एक जबरदस्त प्रश्न बनता है। प्रश्न बनाने से पहले कुछ बात बता दूं आपको, प्रश्न बनाने से पहले एक बात बता दूं, यदि पैराथॉर्मोन नाम का हार्मोन अधिक हो जाता है तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हड्डियों से वो कैल्शियम निकाल के शरीर में डाल देता है। इसीलिए कैल्शियम की प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगा तो इसकी सक्रियता बढ़ जाएगी, सक्रियता बढ़ जाएगी तो हड्डियों से कैल्शियम कहाँ आ जाएगा? शरीर में आ जाएगा, और जब हड्डियों से शरीर में आ जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है? जवाब मतलब 4 ऑप्शन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज। तो 4 हो गया आपके पास ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या हो गया? हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, यानी पैराथॉर्मोन की सक्रियता से, अधिक सक्रियता से। फिर हाइपो सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन की अल्प क्रियाशीलता से। और दूसरा हो गया बोथ, तीसरा हो गया नन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पैराथॉर्मोन की अधिक सक्रियता से। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन। इस बात को भाई गहराई से समझना, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है,
इसका कारण ये है कि अब ये पैराथॉर्मोन से अभी तक प्रश्न 2-3 बार बन चुके हैं, बनेंगे। पैराथायराइड के नीचे चलते हैं, मतलब अभी तक हम इसके नीचे आ गए। ये तो हो गया आउटू ग्रंथि, उसके नीचे भी पैराथायराइड या पराआउटू ग्रंथि, और उसके नीचे यहाँ सीने के पास यहाँ पर एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का नाम होता है आई थिंक नाम हिंदी में इसका ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको अंग्रेजी में इसका नाम बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आई थिंक यही इसका हिंदी नाम भी है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में से थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है और ये बचपन में ग्रंथि सर्वाधिक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि यहाँ पर होती है सीने में। अच्छा, तो थाइमस ग्रंथि सक्रिय होती है तो इसका क्या काम, तो ये WBC को ट्रेनिंग देती है कि देख वो वाला अगर बैक्टीरिया है इसको ऐसे मारना है, वो वाले पैथोजन को ऐसे मारना है, यानी कि ये ट्रेनिंग देने का काम करती है, यानी WBC को मैच्योर करने का काम करती है। तो फिर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी अधिकता से तो स्पॉन्डिलाइटिस, और अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी से एक रोग होता है जिस रोग को हम लोग कहते हैं, बड़ा ही खास रोग है, इम्यूनिटी की कमी, वीक इम्यूनिटी। तो इसकी वजह से जिसकी थाइमस ग्रंथि कम सक्रिय हो बचपन में, तो उसकी जो WBC है उसको ट्रेनिंग कम मिल पाती है, मोटे रूप में समझ लें, यानी कि इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रह जाती है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं रहती, नेचुरल जो भी पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, सारी की सारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम कई बार पूछ लेते हैं थाइमोसिन, क्योंकि थाइमस ग्रंथि है, ये बड़ों में सक्रिय नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो इसके नीचे चलते हैं। इसके नीचे एक ग्रंथि आती है जो हमारी, आपको पता ही है ना, पेट के साइड में जो छोटी आंत्र होती है, छोटी ड्यूडेनम के बीच में होती है, ड्यूडेनम यू शेप में होती है, इसी के बीच में होती है, नाम तो समझ गए होंगे आप, नाम है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, अंग्रेजी में कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है ना। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, क्यों, क्योंकि इससे कई प्रकार के पाचक रस ट्यूब के थ्रू जाते हैं, यानी डक्ट के थ्रू जाते हैं, लेकिन इसमें से एक लेगरहंस दीप कोशिकाएं होती हैं जिनमें अल्फा और बीटा और गामा टाइप के कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से क्या निकलता है, ग्लूकेगोन और इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, यानी ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही हमारे शरीर में शर्करा का लेवल बढ़ता है वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन को वो लीवर में सेव कर देता है। कहाँ सेव कर देता है, लीवर में सेव कर देता है, और त्वचा में, सॉरी त्वचा नहीं, मसल्स में सेव कर देता है। तो भाई जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और व्यायाम भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो उनके जगह जगह खाना इकट्ठा होता है, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। तो भाई बॉडी तो इसलिए इकट्ठा करती है कि कभी अगर भूखा रहे आदमी, स्टारवेशन की कंडीशन हो जाए, यानी कि व्रत रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो सारा का सारा जितना भी ग्लाइकोजन है वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, और आदमी को कंटिन्यू, इंसान को कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है, मतलब एनिमल या कोई भी हो। आपको पता है ये जो ग्लाइकोजन इकट्ठा करने का है ना, ये ऊंट में आपने देखा होगा कुब्बड़, तो वो कुब्बड़ में ग्लाइकोजन ही इकट्ठा रहता है ताकि वो इतने दिन बिना खाए पिए रह जाता है। तो देखिए प्रकृति ने जानदार चीज़ बनाई है। तो इसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये बढ़ी हुई शर्करा के स्तर को कम कर देता है। अगर किसी का इंसुलिन हार्मोन खत्म हो जाए या काम करना बंद कर दे पैंक्रियाज, और इसका इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होना कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसको शुगर यानी मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ा रहता है, इसकी वजह से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। इससे बचने के लिए भैया व्यायाम किया करो, इससे बचने के लिए रनिंग किया करो, ये दो चीज़ें जो हैं आपको स्वास्थ्यवर्धक रखेंगी, ये गारंटी है, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा था ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन उल्टा उल्टा काम करता है। कई बार क्या होती है, लो शुगर हो जाती है किसी का, मेरा शुगर लो हो गया, तो शुगर लो इसलिए होता है क्योंकि जब ग्लाइकोजन है हमारे शरीर में बहुत सारा इकट्ठा रहता है, जब उसको ग्लूकोज में बनाने की बारी आती है तो इंसुलिन तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन तो क्या करता है, मतलब ग्लाइकोजन बनाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन बनाएगा, ग्लूकेगोन। अगर ग्लूकोज गोन मतलब ग्लूकोज गोन हो जाता है तो ग्लूकेगोन ग्लूकोज बनाता है। अब तो याद रहेगा ना ट्रिक। तो ग्लूकोज बनाता है कहाँ से, ग्लाइकोजन से। तो अगर मान लो ग्लूकेगोन हार्मोन कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। ये भी एक तरह की डायबिटीज़ ही होती है, तो ध्यान रखना। तो भाई ये पैंक्रियाज बड़ी काम की होती है। एक और बता दूं, कुछ लोग को ना शराब जैसी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो जब वो शराब वगैरह पी लेते हैं तो उनके पैंक्रियाज खराब हो जाती है, जिसको ये
मतलब वो फिर मतलब इतना गंदा, वो बीमारी इतनी मतलब बेकार सी होती है कि जैसे ही बंदा कुछ खाता है उसके बाद उसके पेट में कई घंटों तक बहुत असहनीय पीड़ा होती है, और ना वो मरते बनता है ना जीते बनता है। बहुत ही बेकार रोग होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रिलोसाइटिस, ये रोग का नाम है। तो ये अधिक शराब पीने वालों को ये रोग हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, अब उसके थोड़ा और नीचे चलते हैं। उसके और नीचे चलेंगे तो हमें मिलेगी किडनी। किडनी के ऊपर एक होती है ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। सुनना ध्यान से, एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करता है? एड्रिनल ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको एड्रेनालिन हार्मोन कहते हैं, और ये संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। ये बात ध्यान रखना। किस चीज़ का सामना करने के लिए तैयार करता है? संकटकालीन परिस्थितियों का। जैसे मान लो कई बार हमारा कोई अपना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो हम बिना खाए पिए 3-4 दिन आराम से रह सकते हैं। सोचने वाली बात है, वो विल पावर कहाँ से आती है? तो वो विल पावर उसी समय एड्रेनालिन नाम का हार्मोन स्रावित होने लगता है, और वो हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करता है। दौड़ के अंतिम समय में भी अगर हम थके होते हैं तो मतलब दौड़ के उस चीज़ को पार कर जाते हैं। और कई बार क्या होता है, एग्जाम आता है ना, तो बुखार उड़न छू हो जाता है, वो एग्जाम है, मतलब आदमी एकदम अलर्ट हो जाता है, हाई अलर्ट करता है ये। इसीलिए इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहते हैं। और चूंकि ग्रंथि वृक्क के ऊपर होती है, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि या हाइपोराइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ध्यान रखना। यहां तक तो नर और मादा में कॉमन ग्रंथियां थी, ठीक है, इनके सिक्रीशन भी मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, नर की एक ग्रंथि अलग होती है, मादा की एक ग्रंथि अलग होती है, जिसको जनन या गोनैड्स बोलते हैं। नर में तो होता है वृषण। नर में कौन सी ग्रंथि होती है? वृषण। जबकि मादा में इसके स्थान पर जो ग्रंथि होती है वो होती है अंडाशय। ये शुक्रजनन का कार्य और ये अंडजनन का कार्य, यानी कि ये गैमेटोजेनेसिस का वर्क भी करते हैं, और साथ में क्या होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इसमें से मतलब हार्मोन निकलते हैं। तो वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन या स्टीरोन, जैसे मर्जी लिख दो, टेस्टोस्टेरोन। ये एक प्रकार का स्टीरॉइड होता है, भी ध्यान रखना, लेकिन बॉडी बनाती है, ऐसे अपने अंदर से बाहर से नहीं लेते हैं, दूसरा वाला स्टीरॉइड होता है, एक स्टीरॉइडल टाइप का होता है, इसलिए इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये मनुष्य में जितने भी नर के लक्षण होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, है ना, और ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है पुरुषों में, ये अधिक विकसित होती है, पेल्विस गर्डल कम होती है, जो नीचे वाली गर्डल होती है कम होती है, जबकि महिलाओं में उल्टा होता है। महिलाओं में पेक्टोरल गर्डल तो यानी कि जो श्रोणी मेखला अंश मेखला ये तो कम विकसित होती है, जबकि श्रोणी मेखला ज़्यादा विकसित होती है। ये इन्हीं हार्मोनों का कमाल है। वृषण का हार्मोन तो पुरुषों के लिए होता है, जबकि अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एस्ट्रोजन, दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स की वजह से, इसमें से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रसव पीड़ा से लेकर दुग्ध स्रावण तक के बहुत सारे कार्य करता है, जबकि एस्ट्रोजन जो है इसका, ये जैसे नर की तरह समान ही महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मूछ का कम, मतलब दाढ़ी मूछ का ना आना, स्तनों का विकास और पेक्टोरल पेल्विस गर्डल वाला, ये सारा, ये जितने भी चीज़ों के ऊपर है ना, ये एस्ट्रोजन बहुत काम। इसके अलावा महिलाओं की जो कंसंट्रेशन पावर होती है पुरुषों से अधिक होते हैं, इसका भी कारण वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोजन को ही माना है, क्योंकि एस्ट्रोजन थोड़ा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है, सीरियस बना देता है, ठीक, मतलब इतना भी नहीं बनाता, तो ये थोड़ा सा ये चीज़ है। तो इनमें से ये हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ये तो थी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसमें से एक प्रश्न ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहते हैं? जवाब हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन को, मतलब एड्रेनालिन हार्मोन को, या हाइपोराइनल। कई बार क्या होता है, मतलब टेढ़ा सा भारी भरकम नाम देता है, हाइपोराइनल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस डू और डाई हार्मोन? तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोराइनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि, है ना। इस तरह से आ सकता है। निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? जवाब क्या बनेगा? इसका उत्तर क्या बनेगा? हाँ बताइए। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप लोग टाइप कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देता हूं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि? कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे निकलने वाला हार्मोन उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? तो जवाब अभी मैंने दिया आपको, इसका जवाब क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। ये पूछ सकते हैं कि कैल्शियम की मात्रा को
हड्डियों में कम करने वाला हार्मोन या कैल्शियम की मात्रा को शरीर में मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है? जवाब होगा पैराथॉर्मोन। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथि वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ महान महान क्वेश्चन इसमें से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है? जवाब है नहीं, 4 ऑप्शन, वृषण, दूसरा अंडाशय, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण तो भाई दोनों में ही आता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। इस बार मैं आपको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन बताने, इसीलिए मैं आपको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है? जवाब है आपके सामने ही है, पैंक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्राव करती है? इसका भी जवाब यही होगा, अग्नाशय ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस ग्रंथियों में अल्फा बीटा और गामा प्रकार के हार्मोन अल्फा बीटा और गामा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? इसका भी जवाब क्या होगा? अग्नाशय ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि के स्राव के कम हो जाने की वजह से या किस ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। अगर 4 ऑप्शन आए तो आप थाइमस ही लगाएंगे क्योंकि इसका यही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको क्या बोलते हैं? गोनैड्स बोलते हैं। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? वृषण और अंडाशय। आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आप दूसरों को भी शेयर करें और हमारे सामान्य ज्ञान से जुड़े डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेगी और विज्ञान के नॉलेज को बढ़ाएगी। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।